हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 5 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 400 सालों से लगता आ रहा आठों का मेला इस बार असमंजस में है। प्रदेश के किस शहर में यह मेला लगता है? ऑप्शन नंबर ए है वाराणसी, बी है लखनऊ, सी है कानपुर और डी है प्रयागराज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। 400 सालों से लगातार राजधानी के मेहंदीगंज में गंगा जमुनी तहजीब को अपने आंचल में समेटे मेहंदीगंज के शीतला देवी मंदिर पर ऐतिहासिक आठों का मेला लगता आ रहा है। हर बार इस मेले में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, लेकिन कोरोना वायरस के कारण बीते 400 सालों में यह परंपरा इस साल टूटती नजर आ रही थी। लेकिन प्रशासन ने अब इस जो शीतला देवी मंदिर पर इस मेले का आयोजन किया जाता है और इस मेले का आयोजन 5 अप्रैल को किया जाता है, तो इसका कोविड गाइडलाइन के अनुरूप इसका आयोजन करने का निर्देश दिया है। तो दोस्तों, ध्यान रखना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 400 सालों से इस मेले का लगातार आयोजन किया जाता है लखनऊ के शीतला देवी मंदिर पर। और इसका नाम क्या है? तो आठों का मेला। आपको नाम विशेष तौर से ध्यान रखना है। और ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि इस बार इस मेले के आयोजन पर असमंजस था और अब प्रशासन ने कोविड गाइडलाइन के अनुरूप ये निर्देश दिया है कि इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मछली के कान की हड्डी के द्वारा नदियों का प्रदूषण लेवल जाना जाएगा, यह शोध कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ विश्वविद्यालय, बी है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, सी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय और डी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ विश्वविद्यालय। नदियों में पाई जाने वाली जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, लेड जैसी भारी धातुओं की स्थिति का पता लगाना अब आसान हो जाएगा। इन नदियों में पाई जाने वाली मछलियों की ऑटोलिथ, ये कान के अंदर की हड्डी होती है, इसके जरिए यह संभव होगा। यह भी पता चल सकेगा कि इन मछलियों का सेवन सुरक्षित है या नहीं। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्राणी विज्ञान विभाग की शोध छात्रा फरहा बानो ने शोध में यह तथ्य जुटाए हैं। दोस्तों, आपको इनका नाम भी याद रखना है। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्राणी विज्ञान विभाग की एक छात्रा हैं फरहा बानो। इन्होंने ये शोध किया है। गंगा, यमुना और गोमती से मछली और पानी के नमूने एकत्र किए गए हैं। इस मछली के इंटरनल ईयर के अंदर की 3 हड्डियां कौन कौन सी हड्डियां हैं? तो सेजाइटल, एस्टेरिकस और लेपियस पाई जाती हैं। ये मछली के कान के अंदर की 3 हड्डियां होती हैं जिन्हें ऑटोलिथ कहा जाता है। और इन्हीं के जरिए अब प्रदूषण और भारी धातुओं का इंडिकेटर इनको कहा जाता है। इन हड्डियों को, यह भारी धातु प्रदूषण को रिकॉर्ड करता है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के प्राणी विज्ञान विभाग की शोध छात्रा फरहा बानो ने ये शोध किया है। और जो मछली होती है उसके कान के अंदर की जो हड्डियां होती हैं, ये 3 हड्डियां होती हैं और इन्हें मिलाकर के कहा जाता है ऑटोलिथ। तो इसके द्वारा अब प्रदूषण का पता लगाया जाएगा। तो ये शोध कहाँ पर किया गया है? लखनऊ विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन है, किस एक्सप्रेसवे पर एयर एम्बुलेंस तैनात किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, बी है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, सी है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और डी है यमुना एक्सप्रेसवे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर अगले साल तक एक नायाब सुविधा मिलने वाली है। मेरठ डासना खंड के बीच रेस्ट एरिया में हेलीपैड बनेगा। आपात स्थिति के लिए एयर एम्बुलेंस तैनात की जाएगी ताकि गंभीर मरीजों को तत्काल दिल्ली एम्स व अपोलो जैसे अस्पतालों तक पहुंचाया जा सके। साथ ही किसी भी सहायता में लोगों को परेशानी ना उठानी पड़ी। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अच्छे से ध्यान रखना है कि किस एक्सप्रेसवे पर
आपात स्थिति के लिए एयर एम्बुलेंस तैनात किया जाएगा। तो ध्यान रखना है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एयर एम्बुलेंस जो है वो तैनात किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन नंबर ए है राजनाथ सिंह, बी है पीयूष गोयल, सी है नितिन गडकरी और डी है हर्षवर्धन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य स्वदेशी अनुसंधान और दवाओं के स्थानीय उत्पादन पर बढ़ते ध्यान से साथ दुर्लभ बीमारियों के इलाज की उच्च लागत को कम करना। उन दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए राष्ट्रीय आरोग्य निधि की छाता योजना के तहत 20 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान जो है वो प्रस्तावित है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 को मंजूरी किसने दी है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसकी मंजूरी दी है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो स्वदेशी अनुसंधान और दवाओं के स्थानीय उत्पादन पर बढ़ते ध्यान के साथ दुर्लभ बीमारियों के इलाज की उच्च लागत को कम करना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा बायो बबल क्या है? ऑप्शन नंबर ए है संक्रमण रोकने के मकसद से एक खास परिक्षेत्र, बी है जैव विविधता से परिपूर्ण क्षेत्र, सी है टिड्डियों के आक्रमण से बचाने वाला गोलाकार क्षेत्र और डी है वायुमंडल जलमंडल एवं स्थल मंडल का संयुक्त क्षेत्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, संक्रमण रोकने के मकसद से एक खास परिक्षेत्र। इन दिनों बायो बबल फिर से चर्चा में है। दरअसल 9 अप्रैल से आईपीएल शुरू होने वाला है। बायो बबल की वजह से बहुत सारे खिलाड़ियों ने खुद को आईपीएल से बाहर रखने का ऐलान कर दिया है। यह एक खास परिक्षेत्र होता है जिसमें संक्रमण रोकने के मकसद से कुछ चुनिंदा लोगों को ही आने जाने की अनुमति होती है। कोरोना वायरस की वजह से बायो बबल काफ़ी चर्चा में रहा। इसका इस्तेमाल 2020 के आईपीएल, यूएस ओपन आदि खेलों में भी किया गया है। तो दोस्तों ये जो बायो बबल है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। अब ये बायो बबल होता क्या है, तो इसे आसान भाषा में समझते हैं। तो देखिए, बेहद साधारण भाषा में अगर देखा जाए और बोलचाल की भाषा में अगर देखा जाए तो यह एक ऐसा वातावरण है जिसमें बाहरी दुनिया में रहने वालों को कोई भी संपर्क नहीं होता है। इसमें रखे जाने वाले लोग बाहर की दुनिया से पूरी तरह से कट जाते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2020 में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ी, कोचिंग और सपोर्ट स्टाफ, मैच ऑफिशियल, होटल स्टाफ का कोरोना टेस्ट कराया जाता है। इसके बाद सभी को बायो बबल में प्रवेश दिया जाता है और एक बार इसमें प्रवेश करने के बाद किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं होती है। यहाँ तक कि कोरोना टेस्ट करने वाले मेडिकल टीम को भी ये जो बायो बबल होता है इसके बाहर जाने की अनुमति नहीं होती है। इस घेरे में वही लोग होते हैं जो कोरोना टेस्ट से गुजरे हों और पूरी तरह से संक्रमण से दूर हों। यानी कि यह एक ऐसा घेरा है जिसमें सिर्फ वही लोग रहते हैं जिनको जांच के बाद यहाँ पर रहने की अनुमति दी जाती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि बायो बबल क्या होता है। यह एक ऐसा वातावरण होता है जहाँ पर सिर्फ वही लोग रहते हैं जिनका कोरोना टेस्ट किया जा चुका हो और जो पूरी तरह से संक्रमण से दूर हों। और एक बार ऐसे वातावरण में पहुँचने के बाद वो व्यक्ति बाहर नहीं जा सकता है, यानी कि पूरी बाहरी दुनिया से उसका संपर्क जो है वो कट जाता है। तो उम्मीद करता हूँ बायो बबल आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ये क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है उत्तर प्रदेश, सी है राजस्थान और डी है तेलंगाना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट राजस्थान में स्थापित किया गया है। यह प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान कुसुम योजना के तहत स्थापित किया गया है। यह प्लांट जयपुर जिले की कोटपूतली तहसील में लगाया गया है। इस प्लांट से हर साल 17 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन किया जाएगा।
1 मेगावाट की इस परियोजना को कोटपुतली के भालोजी गांव में 3.50 एकड़ कृषि भूमि पर स्थापित किया गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है कि देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये राजस्थान में स्थापित किया गया है। और राजस्थान में कहाँ पर, तो जयपुर जिले की कोटपुतली तहसील में इसे स्थापित किया गया है। ये क्वेश्चन अच्छे से ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों इसे राजस्थान में स्थापित किया गया है, तो राजस्थान के बारे में जानते हैं। ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ट्राइब्स इंडिया प्रतियोगिता किसके द्वारा लॉन्च की गई? ऑप्शन नंबर ए है नीति आयोग, बी है ट्राइफेड, सी है शिक्षा मंत्रालय और डी है फिक्की। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी ट्राइफेड। ट्राइफेड ने माई गवर्नमेंट .in के साथ मिलकर 2 इंटरेस्टिंग प्रतियोगिताएं लॉन्च की। इन प्रतियोगिताओं के नाम बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ट्राइब्स इंडिया और बी अ फ्रेंड ऑफ ट्राइब्स इंडिया है। इन प्रतियोगिताओं का मकसद आदिवासियों के क्राफ्ट, संस्कृति और जीवन शैली को बढ़ावा देना है। बी द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ट्राइब्स इंडिया के तहत देश भर के ग्राहकों से किसी आदिवासी उत्पाद की विशेषता बताने वाली कहानियां आमंत्रित की जा रही हैं। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ट्राइफेड ने माई गवर्नमेंट .in के साथ मिलकर 2 इंटरेस्टिंग प्रतियोगिताएं लॉन्च की हैं और इन प्रतियोगिताओं के नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और इनका उद्देश्य क्या है, तो आदिवासियों के क्राफ्ट, संस्कृति और जीवन शैली को बढ़ावा देना इन प्रतियोगिताओं के उद्देश्य हैं। अगला क्वेश्चन है, माई नेप 2020 प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय की पहल है? ऑप्शन नंबर ए है शिक्षा मंत्रालय, बी है आयुष मंत्रालय, सी है रक्षा मंत्रालय और डी है गृह मंत्रालय। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए शिक्षा मंत्रालय। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने NCTE वेब पोर्टल पर माई नेप 2020 प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। हितधारक इस प्लेटफॉर्म पर नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स और नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग प्रोग्राम मेंबरशिप के विकास के लिए ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सुझाव एवं इनपुट दे सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म का संचालन 1 अप्रैल से 15 मई 2021 तक होगा। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है, माई नेप 2020 प्लेटफॉर्म की शुरुआत किसने की है, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इसकी शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ओडिया भाषा का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कमला सुरैया, बी है सरला दास, सी है मधुसूदन राव और डी है फकीर मोहन सेनापति। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी सरला दास। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आदिवासी सरला दास की 600वीं जयंती पर लोगों को संबोधित किया। सरला दास को आधुनिक ओडिया भाषा का पिता कहा जाता है। सरला दास उड़ीसा के पहले कवि माने जाते हैं। सरला दास ने ओडिया भाषा में महाभारत लिखा है। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि आदिवासी सरला दास जो है उनकी 600वीं जयंती को भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने संबोधित किया है और सरला दास ने ओडिशा भाषा में महाभारत को भी लिखा है। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है और सरला दास को उड़ीसा के पहले कवि के रूप में माना जाता है। और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं ये सरला दास। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक के उपराज्यपाल का पद किसने छोड़ा? ऑप्शन नंबर ए है M.K. जैन, बी है अमिताभ घोष, सी है BP कानूनगो और डी है सी रंगराजन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी BP कानूनगो। भारतीय रिजर्व बैंक के उपराज्यपाल BP कानूनगो ने शुक्रवार 2 अप्रैल 2021 को अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद पद छोड़ दिया। उन्होंने अप्रैल 2017 में केंद्रीय बैंक के उपराज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला था। उनका कार्यकाल अप्रैल 2020 में समाप्त होने वाला था, लेकिन उन्हें 3 अप्रैल 2020 से 1 साल का विस्तार दिया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि अब जो है
भारतीय रिजर्व बैंक के जो उपराज्यपाल थे बीपी कानूनगो, उन्होंने शुक्रवार 2 अप्रैल को अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद पद छोड़ दिया है। तो दोस्तों ये थे 5 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने एक हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है जिसका वजन 9 किलो है और भारतीय सेना की गुणात्मक आवश्यकताओं को पूरा करती है। इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, डीआरडीओ। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं फिर से कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, कोरोना संदिग्धों को चिन्हित करने के लिए बिना शरीर छुए तापमान मापने वाला सिस्टम किस शहर के 3 छात्रों ने तैयार किया है। ऑप्शन नंबर ए है कानपुर, बी है लखनऊ, सी है वाराणसी और डी है इलाहाबाद। इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।